क्या आपकी जन्म चक्र में कोई ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है? यदि आपकी जन्म चक्र में एक ग्रह, दो ग्रह या अन्य आदि ग्रह भी आपकी कुंडली में यदि नीच राशि के होकर के बैठे हैं, तो उन नीच राशि का स्वामी ग्रह क्या बलवान स्थिति में है? यदि हाँ, तो फिर वह नीच भंग राजयोग प्रदान करेगा। अर्थ यह है कि आपको आपके जन्म चक्र में जो ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है, यदि उसकी उच्च राशि का स्वामी या फिर वो जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में होगा, तो आपको जीवन में उसकी दशा काल में शुभ फल देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं इसको। लग्न भाव से आप देख रहे हैं कि इसमें कुंडली में कौन ग्रह नीच का है। इस जन्म चक्र में शुक्र ग्रह नीच राशि का होकर के बैठा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यह शुक्र जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी बनता है बुध। वह बुध लग्न से यदि केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो उसे नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ जाती है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बुध जो ग्रह है वह चंद्रमा से दसम भाव में बैठा है। चंद्रमा से सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। तो चंद्रमा से जब दशम में बुध है तो शुक्र को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ गई। अब इसका दूसरा योग ये है कि यदि शुक्र जिस राशि में नीच का है, तो शुक्र की उच्च राशि का जो स्वामी बनेगा, तो शुक्र की उच्च राशि बनती है मीन राशि। अब इस मीन राशि का स्वामी बनेगा गुरु ग्रह। वह यदि लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में हो, तो शुक्र को पावर मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, जिससे वह नीच भंग राजयोग प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं गुरु शुक्र की मीन राशि उच्च राशि का स्वामी बनता है गुरु जो कि लग्न भाव से केंद्र स्थानों में बैठा है। जब गुरु यहाँ पर बैठा है तो शुक्र को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ गई। अब शुक्र जिन भावों का स्वामी होकर बैठा है, लग्न भाव का और अष्टम भाव का, तो लग्न से व्यक्ति को राज्य का सुख, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, जीवन में पद प्रतिष्ठा उसके जीवन काल में मिलते रहेंगे। यदि कोई नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो उसे उस नौकरी में पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी इसकी शुक्र की दशा काल में अवश्य प्राप्त होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके जन्म चक्र में कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको भी वह ग्रह शुभ फल दे सकता है। और यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो YouTube पर भी इसके संबंधित मैंने वीडियो को डाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है, वहाँ से आप देख करके इसको समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी के बीच में यह जो जन्म चक्र मैं आज लेकर के आया हूँ, इस जन्म चक्र के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का होकर के पड़ा है और उस राशि का स्वामी या उसकी उच्च राशि का स्वामी यदि लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो ग्रह को नीच भंग राजयोग प्राप्त होता है। अर्थात उस ग्रह में बल आ जाता है या उसमें शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, जिसके कारण वह ग्रह लग्न से संबंधित जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से आपको जीवन में शुभ फल देखने को मिलते हैं। तो हम इस जन्म चक्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रह कब नीच भंग हमें राजयोग प्रदान करता है, इस योग की सच्चाई क्या है। तो मित्रों, आप जो लग्न चक्र देख रहे हैं, इस लग्न चक्र में लग्न भाव में तुला राशि पड़ी हुई है। इस तुला राशि में सूर्य नीच राशि की होकर के बैठे हैं, एवं इस कुंडली में कोई भी और ग्रह कहीं भी देखिएगा आप नीच राशि का नहीं है। अर्थ यह है कि केवल सूर्य ही इस लग्न चक्र में एक ऐसा ग्रह है जो अपनी नीच राशि में होकर के लग्न स्थान में बैठा है। अब इस नीच राशि का स्वामी जो बनता है वह शुक्र है। वह शर्त के अनुसार नीच भंग उसे जब ही प्राप्त होगा जब वह लग्न से केंद्र में हो अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो, तो उसे नीच भंग राजयोग प्राप्त होगा।
तो आप इस जन्म चक्र में देख रहे हैं कि सूर्य की जिस राशि में बैठा है, मतलब तुला राशि में, इस तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र लग्न से केंद्र स्थानों में भी नहीं है और चंद्रमा से भी गिनती करने पर केंद्र स्थान में नहीं है। चंद्रमा से यह तीसरे भाव में, 1 2 तीसरे भाव में, और ना चंद्रमा से किसी अन्य केंद्र भावों में है। इसलिए इसे सूर्य को इस राशि के द्वारा तो नीच भंग नहीं प्राप्त हो रहा। अब दूसरी शर्त इसकी यह है कि जिस राशि में सूर्य नीच राशि का हुआ है, यह सूर्य ग्रह ही यदि इसकी उच्च राशि का स्वामी, तो सूर्य होता है मेष राशि में उच्च का। अब इस मेष राशि का स्वामी जो ग्रह बनता है वह मंगल है। यदि मंगल लग्न से केंद्र स्थानों में कहीं पर भी बैठा हो या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में कहीं पर भी बैठा हो, तो सूर्य के लिए नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ जाएगी। इसके पीछे का कारण यही है कि सूर्य जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि का स्वामी बलवान होना आवश्यक है। बलवान हो और वह केंद्र स्थानों में हो, लग्न से या चंद्रमा से, तब इसे नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ जाती है। तो अब आपने इस जन्म चक्र में देखा कि सूर्य की नीच राशि का स्वामी शुक्र लग्न से दूसरे भाव में, अतः इस शुक्र के माध्यम से सूर्य को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति नहीं प्राप्त हुई। दूसरा इसका यह था कि सूर्य की उच्च राशि का स्वामी मंगल ग्रह लग्न से केंद्र में नहीं, वह भी लग्न से द्वितीय भाव में बैठा है और ना ही चंद्रमा से केंद्र में। इसलिए सूर्य को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति नहीं प्राप्त हुई। और इसी का यही कारण था कि इस जातक ने अपने जीवन काल में विद्या तो बहुत प्राप्त की, विद्या से संबंधित उसने पढ़ाई बहुत की, शिक्षा उसके जीवन में बहुत रही उसके जीवन में, और इसने बहुत सारी डिग्री भी रखी अपने पास। लेकिन यह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन काल में 4000 5000 से अधिक का वेतन नहीं प्राप्त कर सका। मतलब इस व्यक्ति ने विद्या के क्षेत्र से केवल अपना आजीविका जो चलाई, वह निम्न स्तर की ही जीवन यापन किया, क्योंकि इस कुंडली में न सूर्य से इसे नीच भंग राजयोग प्राप्त हुआ और न इधर सूर्य की उच्च राशि के स्वामी मंगल से नीच भंग राजयोग प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे कि नीच भंग राजयोग की फिलॉसफी क्या है, कब यह ग्रह उच्च का फल देता है, कब यह ग्रह इस जन्म चक्र में शुभ फल प्रदान करता है। एक श्लोक आता है, नीचस्तु नीचाधिपतेर यदि स्यात् केंद्र स्थितो नय नमुपैति भंगम। अर्थात यह है कि माना इस जन्म चक्र को आप कुछ देर के लिए भूल जाओ। मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ और इसको समझिए कि यहाँ पर शुक्र और मंगल नहीं है, यहाँ पर शुक्र और मंगल नहीं है। अब क्या स्थिति बनेगी, देखिए सूर्य जिस राशि में नीच का हुआ है यहाँ पर वह है तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी ग्रह यदि शुक्र लग्न से द्वादश भाव में कन्या राशि का होकर के बैठ जाए, ये यहाँ पर बैठा है, यहाँ से अब इस तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र लग्न से द्वादश भाव में कन्या राशि का होकर बैठ गया। अर्थ यह है कि शुक्र भी नीच राशि का हो गया और सूर्य भी नीच राशि का है। और श्लोक भी कह रहा है कि नीचस्तु नीचाधिपतेर यदि स्यात्, मतलब जिस राशि में सूर्य नीच का हुआ है इसका स्वामी यदि पुनः नीच का हो गया है, भले ही फिर वह शुक्र लग्न से केंद्र में क्यों ना बैठा हो या चंद्रमा से केंद्र में क्यों ना बैठा हो। अब इस कुंडली में आप देखिए चंद्रमा से केंद्र में शुक्र कहलाएगा, क्योंकि वह चंद्रमा के साथ बैठा है। तो चंद्रमा के साथ बैठने से शुक्र तब भी शुभ फल नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य की नीच राशि का स्वामी ग्रह लग्न से द्वादश में, शुक्र जिस राशि में बैठा वह भी उसकी नीच राशि, इसलिए इसने शुभ फल प्रदान नहीं किया। अब आप कहेंगे ये बुध यहाँ पर बैठा है तो मैं इस बुध को भी अलग कर देता हूँ। अब आपको ये इस योग का सब समझ में आ जाएगा कि ना बुध यहाँ से लग्न से केंद्र में, ना यहाँ से शुक्र लग्न से केंद्र, बस चंद्रमा से केंद्र में, फिर भी इसको बल नहीं प्राप्त हो रहा। कारण इसका यही है कि सूर्य जिस राशि में या कोई भी ग्रह आपके जन्म चक्र में, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है
उस नीच राशि का स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उसे बल प्राप्त होगा। और फिर जो ग्रह आपका नीच राशि का बैठा है वह ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है। अब जैसे कि सूर्य को यहाँ पर देख रहे हैं कि लग्न से एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, मतलब जीवन में लाभ को दर्शाने वाले ग्रह हैं। अब लाभ यानी धन, वैभव, इन चीजों को सूर्य अपनी दशा काल में प्रदान करते। लेकिन सूर्य की जो नीच राशि उसका स्वामी शुक्र पुनः नीच का होकर चंद्रमा से भले ही वह केंद्र में है फिर भी यह नीच भंग नहीं बनेगा। अर्थ यही हुआ कि ये इसमें नीच भंग राजयोग देने की शक्ति नहीं है। अब यदि हम इसको एक और पॉइंट से समझें कि शुक्र की यदि उच्च राशि का स्वामी ग्रह बनेगा यहाँ पर गुरु, वह गुरु यदि लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो। अब यहाँ पर देखिए आप गुरु को यहाँ से यहाँ इसको अलग कर देते, गुरु को चंद्रमा से या लग्न से, यहाँ से हम आपको गुरु को यहाँ भी रख लेते हैं, भले ही ये यहाँ रख लेते हैं गुरु को ये सप्तम भाव में लग्न से। तो यह गुरु, अब शुक्र की जो उच्च राशि है वह बनती है मीन, और मीन राशि का स्वामी ग्रह होगा गुरु। यदि लग्न से केंद्र में है तो गुरु तो लग्न से केंद्र में है, तो सूर्य ने तो यहाँ पर नीच भंग नहीं दिया। अब शुक्र क्या दे सकता है, इसलिए हम इसको सूर्य को यहाँ से अलग करके अब बनेगा यह योग कि शुक्र जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी ग्रह बुध यदि लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में कहीं पर भी बैठा हो तो फिर वह नीच भंग राजयोग प्रदान करेगा। लेकिन माना कि बुध यहाँ पर केंद्र में नहीं है और न चंद्रमा से केंद्र में है, वो यहाँ पर द्वादश में आता है, तो शुक्र से जो भी ग्रह, अब शुक्र का उच्च राशि का स्वामी ग्रह बनेगा गुरु, वह गुरु यदि लग्न से केंद्र में, हाँ लग्न से गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में केंद्र स्थान में आता है, तो शुक्र को बल मिल रहा, क्या बल मिल रहा है कि गुरु यहाँ पर बली हो गया और लग्न से केंद्र स्थान में आ गया। तो अब जब शुक्र जिन जिन भावों का स्वामी होगा, शुक्र है यहाँ पर लग्न स्थान का और अष्टम भाव का, तो ऐसे जातक को लग्न भाव से संबंधित फल और अष्टम भाव से संबंधित शुभ फल की वृद्धि करेगा। मतलब शुक्र को नीच भंग राजयोग प्रदान करने की शक्ति आ गई। इस तरह से यह नीच भंग राजयोग है जिसकी सच्चाई मैंने आपको बतलाई कि किस तरह से आपके जन्म चक्र में नीच भंग राजयोग प्रदान करते हैं ग्रह। क्योंकि हर किसी की कुंडली में कोई एक ग्रह होता है, कोई दो ग्रह होते हैं, कोई तीन ग्रह, उच्च के भी होते हैं और नीच के भी होते हैं। तो जब ग्रह नीच के हों तो आपको घबराना नहीं है। आपके जन्म चक्र में यह जरूर देखना कि जिस राशि में वह ग्रह नीच का हुआ उसकी उच्च राशि का स्वामी या जिस राशि में वह नीच का हुआ उस राशि का स्वामी क्या ग्रह लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में, यदि हाँ तो वह नीच भंग राजयोग प्रदान करेगा और उसमें बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, जिसके कारण आपको जीवन में वह जिन जिन भावों का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, जन्म चक्र में बैठा है, उन भावों से आपको जीवन में शुभ फल देखने को मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो कुछ हद तक समझ में आया हो। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आगे और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम।